हाय, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रखी हूँ वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये जानकारी पता हो। तो क्या होता है, लेडीज़ है, लेडीज़ की डिलीवरी होती है और डिलीवरी क्या होती है, दो टाइप्स की होती है। एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है हमारी, एक सिजेरियन से होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे जानकारी देना चाहती हूँ जो हम सिजेरियन के टाइम पे गलतियाँ करते हैं। तो कुछ ऐसी बातें जिसको आपको ध्यान पे रखना है कि जो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगी। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हमारी मेंटलिटी ऐसी होती है, कुछ लोग तो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बट कुछ लोग क्या होते हैं अपने रीति रिवाज, अपने परंपराओं के तहत चलते हैं। तो उसी से सोच समझ के मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ, तो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सी सेक्शन के बाद हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो तो है स्टिचेस केयर। हमें सबसे पहले अपने टाँकों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं 1 वीक 2 वीक में हमारे टाँके तो निकल चुके हैं तो हम अब ठीक हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं होता। देखिए, बाहर का जो हमारा आउटर पार्ट है वो तो हमें दिखता है, बट हमारा इनर पार्ट हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। और जो हमारे अंदर से हमें स्टिच लगे होते हैं उसको ठीक होने में कम से कम 4 से 5 मंथ लग जाते हैं। और इस टाइम पे आप जितनी अपनी केयर कर सकते हैं उतना अच्छा है। और दूसरी बात, आपको ना फर्स्ट टाइम पे जब आपको स्टिच लगते हैं आपको 1 वीक के बाद डॉक्टर को दिखाना है, उसकी ड्रेसिंग करवानी है। और अगर डॉक्टर बोलता है कि नहीं आपके स्टिचेस हेल्दी हैं या कोई भी पस जमा नहीं हो रखा है या कोई भी रेडनेस नहीं है तो आप नॉर्मली बाथिंग कर सकते हैं एंड उसके बाद आप अपने टाँकों को खुला छोड़ सकते हैं। आजकल तो क्या है, आजकल तो टाँके इस टाइप के भी आ चुके हैं कि वो ऑटोमेटिक ही गल जाते हैं, या आजकल के टाँके स्टेपिन टाइप के भी होते हैं। बट प्रॉब्लम तो होती है, चाहे कोई भी हो, सिलना तो सिलना ही होता है। तो हमें अपने जो स्टिचेस है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेरा सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो यही है, डिलीवरी के बाद, वो भी सी सेक्शन डिलीवरी के बाद। एंड जो मेरा सेकेंड जो है वो ये है कि एनेस्थीसिया। आप सभी लोगों को पता है कि जब भी सी सेक्शन होता है या कोई भी छोटा मोटा ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसिया ज़रूर दिया जाता है। और एनेस्थीसिया के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। देखिए, एक ऐसा इंजेक्शन जो आपकी पूरी बॉडी को सुन कर दे तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट तो होंगे, ये तो सबको पता है। तो आपको जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, आप कभी भी आप सीधे जब आपकी डिलीवरी हो जाती है आप उसके बाद आते हैं, या आपका ऑपरेशन हो जाता है आप उसके बाद आते हैं अपने बेड पे, तो कभी भी हो आप पिलो का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। पिलो का यूज़ करने से क्या होता है ना, फ्यूचर में एनेस्थीसिया के बाद ना, एनेस्थीसिया कहाँ लगता है आपको पता है कि वो रीढ़ की हड्डी में लगता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपने पिलोज़ का यूज़ किया तो जो आपका जो एनेस्थीसिया का असर है ना, अभी नहीं, साल 2 साल 4 साल बाद वो आपके सर पे चढ़ता है। तो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़ में कि आपका जब ऑपरेशन होता है तो आप हमेशा सीधे लेटिए, बिना पिलो के लेटिए। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। हर कोई डॉक्टर ये बातें नहीं बताता है, बट ये मैंने खुद देखा है तब मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और जो मेरे तीसरा टॉपिक है वो है ब्रेस्ट फीडिंग का। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, बट एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको डिलीवरी के 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी करवाना है अपने बच्चे को, ताकि इससे क्या होता है आपके बच्चे और आपकी दोनों की हेल्थ में बहुत अच्छा असर पड़ता है और रिकवरी होने में बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम नहीं लगता उतना। तो आपको हमें अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। और दूसरी बात, 6 मंथ तक आपको उनको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। तीसरी बात है परहेज। बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसा करें, या बहुत लोग डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर की कंसल्ट लेते हैं, और बहुत लोग नॉर्मली अपने से बुजुर्गों की कंसल्ट लेते हैं। बट परहेज क्या होता है, देखिए आपका ऑपरेशन हो रखा है, आपको प्रॉब्लम होगी, ये आपको समझना है कि आपको डॉक्टर की कंसल्ट लेना है या आपको नॉर्मली अपने बुजुर्गों की बातें सुननी है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको परहेज में कुछ परहेज नहीं करना है, बस नॉर्मली आप परहेज करिए। आप जो भी गैस वाली चीज़ें होती है, लाइक राजमा हो गया, चना हो गया, ये चीज़ें मत खाइए, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इसका असर सीधे आपके स्टिचेस में पड़ेगा। क्योंकि जब आपके पेट में गैस हो जाएगी तो ऑटोमेटिक स्टिचेस में खिंचाव आ जाएगा। उसके अलावा आप वेजिटेबल्स खा सकती हैं, आप फ्रूट्स खा सकती हैं, दालें खा सकती हैं, रोटी खा सकती हैं, और हो सके तो स्टार्टिंग के टाइम पे आप हमेशा पतली चीज़ जैसे दलिया खा लीजिए, आप इस तरीके का खाना, या मूंग की दाल खा लीजिए, आप ये सब कर सकते हैं। अब टॉपिक आता है मेरा दूसरा। बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि हमें सिजेरियन से
बच्चा हुआ है तो हमें रेस्ट करना है, हमें ऐसा करना है, हम रेस्ट करेंगे, हम जितना रेस्ट करेंगे हमारी रिकवरी उतनी ही जल्दी होगी। बट ये गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि आप जितना ही रेस्ट करेंगे आपकी रिकवरी उतनी ही लेट होगी। क्योंकि क्या होता है, देखिए डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन के 24 घंटे के बाद आप हल्का फुल्का अपनी बॉडी को मूवमेंट करो, क्योंकि क्या होगा, स्ट्रेचेस थोड़ा बहुत हिलेंगे, वरना क्या होता है कि वो एक जगह पे लगे रहेंगे और हल्की सी भी मूवमेंट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि 3 डेज़ के बाद आप हल्का सा वॉशरूम जा सकते हैं, वॉशरूम से आ सकते हैं, किसी के सहारे के साथ आप जाइए, बट आप आना जाना करिए, थोड़ा बहुत चलना करिए। देखिए पेन तो हर किसी को होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पेन नहीं होता है, बट पेन होता है, लेकिन हमें अपने आपका ध्यान रखना है, हमें अपने रिकवरी का ध्यान रखना, और हमने जिस बच्चे को पैदा किया हमें उसकी भी तो केयर करनी है, उसके बारे में भी सोचना है। अगर हम खुद ही बीमार पड़ जाएंगे तो हम उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो इसलिए हमें बिस्तर से उठना है, और जैसे 3-4 डेज़ के बाद फिर हमें आराम से, देखिए थोड़ा बहुत वॉक अपने रूम पे ही बस 1-2 बार टहल लिया, फिर रेस्ट कर लिया, थोड़ा सा बच्चे को देख लिया। और हाँ, आप वेट बिल्कुल नहीं उठाएंगी। आपको क्या करना है, आपका जो बच्चे का वेट है वही आपके लिए सफिशेंट है, उतना ही वेट आप उठा सकती हैं, वो भी अपने बच्चे को फीडिंग कराते टाइम। उसके अलावा आपको वेट बिल्कुल भी नहीं उठाना है, क्योंकि इसका असर ना सीधे जाता है हमारे स्ट्रेचिंग में। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि सी सेक्शन वालों को वेट बिल्कुल कम से कम 6 महीने तक वेट बिल्कुल भी नहीं उतारना है। बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा बेली फैट बढ़ गया है तो मुझे एक्सरसाइज करनी है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा तो ऑपरेशन से है, मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी। देखिए एक्सरसाइज करना तो अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर हमेशा सजेशन करते हैं कि सी सेक्शन में एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी आप 30 डेज़ के बाद आप हल्की सी वॉकिंग कर सकते हैं और लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक डेट कि आप अपने हाथ का मूवमेंट कर सकते हैं या अपने कंधों का मूवमेंट कर सकते हैं। बट आपको अपने जो टमी में है बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, जितना हो सके टमी को एकदम रेस्ट में रखना है। और बाकी आप देखिए अपने हाथ पाँव और आप और जगह की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है आप वॉक कर सकते हैं, वॉक करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तीसरी बात है बाथिंग। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं मेरा सी सेक्शन हो रखा है तो हम नहाना नहीं है क्योंकि टाँकों में पानी लग जाएगा और फिर टाँके में इन्फेक्शन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। देखिए जब आपके डॉक्टर ने आपको 1 वीक के बाद आपको बोल दिया है कि आप हेल्दी हैं तो उसके बाद आपने अपने टाँकों पे ध्यान देना है और प्लस बाथिंग करनी है। आप जितना मतलब 2 डेज़ 3 डेज़ में आप बाथिंग करेंगी उतना ही आपके जो टाँके हैं उनको इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा। वरना क्या होता है कि ऐसे ही अगर बंद रहेंगे उनमें पस जमा होता है या खिंचाव आ जाता है या रेडनेस आ जाती है, जिससे क्या होता है कि टाँकों में फिर इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रह जाता है। अब बात करते हैं हम क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली देखिए आप वॉक कर सकते हैं, आप यहाँ वहाँ थोड़ा सा टहल सकते हैं। उसके बाद देखिए आप रोटी बना सकते हैं, क्योंकि क्या होता है रोटी का काम तो हमें हाथ से है ना, ये हमें पेट से तो करना नहीं है, हमें हाथ से करना है। मतलब 1 मंथ के बाद आप सब खाना पका सकते हैं किचन में। हाँ आप ज़्यादा देर खड़े मत होइए, थोड़ी देर बनाइए फिर उसके बाद आप रेस्ट करिए। बट हाँ 1 मंथ के बाद आप छोटा मोटा ये काम कर सकते हैं, लेकिन भारी वज़न बिल्कुल भी नहीं उठाना है, क्योंकि ये अगर आपने किया ना तो ये आपके लिए ही अभी नहीं बाद में के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए हानि होगी इस चीज़ से। तो जितना हो सकता है घर का नॉर्मल काम कर लीजिए आप, और शुरुआत के 2 मंथ में आप नॉर्मल वॉक कर लीजिए या कोई भी, हाँ टेंशन मत लीजिए। एक्चुअल में क्या होता है ना कि देखिए जब बच्चा पैदा होता है किसी का भी हो तो क्या होता है हमारी बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और बहुत ज़्यादा मतलब हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो डिसबैलेंस रहते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है ना, हर कोई लगभग मैंने देखा है कि बहुत लोग डिप्रेशन में रह जाते हैं। मतलब सोचते हैं कि अभी ऐसा, और हर उस टाइम पे क्या चाहती है ना, एक मदर या एक माँ चाहती है कि मेरी पैम्परिंग हो या मेरा ध्यान दे कोई। और बट उस टाइम क्या होता है कि बच्चे की खुशी में उतना टाइम नहीं होता है किसी के पास भी। देखिए हज़ारों लोग आते हैं बधाई देने के लिए, हज़ारों से मिलना पड़ता है, लेकिन कहीं ना वो लेडीज़ डिप्रेशन में चले जाती है कि मैं यहाँ पे हूँ और कोई मेरी केयर नहीं कर रहा है। तो आपको बी पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि डिप्रेशन है या बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना, क्योंकि अगर आप तनाव नहीं लेंगी ना तो आप बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी रिकवर कर सकती हैं। और
कम से कम 2 मंथ तक तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं उठाना है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो बकेट हो, चाहे या कुछ हो। आपके लिए मैंने बोला, आपके लिए सिर्फ आपके बच्चे का ही वेट उठाना सफिशेंट है कि आपको इतना ही वेट उठाना, जितना आपका बच्चा बढ़ रहा है, आप उसको फीडिंग करा रहे हैं, बस उतना ही आप उसका वेट उठा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारे लिए। इवन कल के दिन आप किसी को समझा सकते हैं या आप किसी को बता सकते हैं कि सी सेक्शन अगर हम करते हैं तो हमें ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बस एक बात और है कि देखिए, डॉक्टर तो बोलता है कि बाहर जाना है, घूमना है, बट थोड़ा सा ना सी सेक्शन के बाद आप अपनी थोड़े से हवा से दूर रहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अभी उस टाइम पे हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के जो स्पोर होते हैं वो सब ओपन होते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ी सी बीमारियां पकड़ने का टेंशन ज़्यादा रहता है। तो आप जितना हो सके आप रूम के अंदर रहिए, आप खुली हवा में उतना मत घूमिए। आप थोड़ी देर घूम सकते हैं, बट ये नहीं कि हाँ हवा चल रही है और अभी मुझे बस 1 मंथ हो रखा है तो मैं घूम लूँ, नहीं, थोड़ी बहुत केयर आपको करनी ही पड़ेगी और थोड़ा बहुत ध्यान अपने लिए देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अपनी केयर कर पाएंगी तभी आप अपने बच्चे की भी केयर कर पाएंगी, और अगर आप ठीक रहेंगी तो ऑटोमेटिक आपका बच्चा भी ठीक रहेगा। एंड हाँ, फीडिंग करवाते रहिए, अपने स्टिचेस का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिए, और खाने की डाइट एकदम बेस्ट रखिए। कोई भी जंक फूड मत खाइए, एंड कोई भी मतलब एक्स्ट्रा जो मार्केट का खाना होता है वो मत खाइए। स्टार्टिंग में आप लाइट भोजन करिए और सब कुछ खाइए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितना हो सके आप खाइए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पानी ज़रूर पीजिएगा आप। देखिए, पानी आप जितना पिएंगे ना उतनी आपकी बॉडी और अच्छे से रिकवर हो जाएगी। और दूसरी बात क्या है ना, आपको जैसे गैस की प्रॉब्लम से है या बहुत सारी पाचन तंत्र की प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं होगी। और ये नहीं कि पानी आपको एक ही घूंट में पूरा ख़त्म कर देना है, पानी आपको पीना है, बट छोटे छोटे से सिप लेके पीना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है काफ़ी जल्दी रिकवर कर लेगी। तो ये थी छोटी बहुत जानकारी जो मैंने आपको दी सी सेक्शन में हमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो अब अपना वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोज़ ला सकूँ। तो मिलते हैं आपको बाद में अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।